वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 498 के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अच्छा डिसीजन आया है एक केस में जिसका नाम है अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498 आईपीसी को लेकर कुछ बातें बोली हैं, वो हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। देखो, ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि सेक्शन 498 आईपीसी का दुरुपयोग कितना ज़्यादा हुआ है। पत्नियां जब पति से रिवेंज लेती हैं या उनके घर वालों से जब उनको रिवेंज लेना होता है, तो दहेज के छूटे केस में उनको फंसाया जाता है सेक्शन 498 के माध्यम से। और इसका जितना यूज़ होना चाहिए था उससे ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है पीछे कई सालों तक। अब जब सरकार नया कानून ला रही है भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी सेक्शन 498 ए को रिप्लेस करके सेक्शन 85 और सेक्शन 86 बनाया गया है। और गवर्नमेंट ने एज इट इज़ सेक्शन 498 ए को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है, मतलब कि कुछ भी चेंज नहीं किया है। भारतीय न्याय संहिता को बनाते समय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये मौका था कि वो सेक्शन 498 ए के मिसयूज़ को रोक सकती थी कुछ मॉडिफिकेशंस करके सेक्शन 85 और 86 में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। एज इट इज़ सेक्शन 498 ए को सेक्शन 85 और 86 में ट्रांसफर कर दिया। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 3 चीज़ें बताई हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो सेक्शन 498 ए के मिसयूज़ को रोक सकती हैं। अब ये तीनों चीज़ें क्या है जो हम कर सकते हैं सेक्शन 498 ए के मिसयूज़ को रोकने के लिए, इसको हम वन बाय वन समझते हैं। पहली चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, जब सेक्शन 498 का केस रजिस्टर होता है उससे पहले जब पत्नी की कंप्लेंट आती है, डॉरी के केस में जब पत्नी की कंप्लेंट आती है जो वो किसी के भी खिलाफ हो सकती है, वो पति के खिलाफ भी हो सकती है या पति के घर वालों के खिलाफ हो सकती है, तो यहाँ पर पुलिस वालों को सबसे पहले मीडिएशन करवाना है। और मीडिएशन करवाने के बाद जब मीडिएशन फेल हो जाता है तो यहाँ पर देखना है कि जो कंप्लेंट है उसमें स्पेसिफिक एलिगेशन है या नहीं। स्पेसिफिक एलिगेशन का मतलब ये है कि क्या उस एलिगेशन में स्पेसिफिक इंसिडेंट बताया गया है कि किस तरह से किस व्यक्ति ने उसके साथ क्रुएलिटी की है और क्रुएलिटी किस तरह से हुई है। मतलब कि पत्नी को अपनी कंप्लेंट में स्पेसिफिकली हर एक व्यक्ति के बारे में बताना होगा कि किस व्यक्ति ने किस समय किस तरह से उसके साथ क्रुएलिटी की है दहेज को लेकर। तो यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखना है। और जब प्राइमा फेसाई क्लियर हो जाएगा कि जो एलिगेशन लगा है वो सही है, तो ही जो है उस पर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया है कि एफआईआर को रजिस्टर करने से पहले पुलिस वाले को डीएसपी के लेवल के अधिकारी से अप्रूवल भी लेना होगा। अप्रूवल मिलने के बाद ही एफआईआर को रजिस्टर किया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि जो अरनेश कुमार का केस है उसमें जो गाइडलाइंस दे रखी हैं उसको भी पुलिस वालों को फॉलो करना है। मतलब ये कि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होता है उसके बाद तुरंत ही किसी भी एक्यूज्ड को गिरफ्तार नहीं करना है, मतलब कि मैकेनिकल अरेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर पुलिस अपने डिस्क्रिशन को यूज़ करेगी कि अरेस्ट ज़रूरी है या नहीं है। अगर अरेस्ट ज़रूरी नहीं है तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उसका भी एक प्रोसेस है कि पुलिस सेक्शन 41 ए में नोटिस इशू करेगी उस एक्यूज्ड को, और अगर सेक्शन 41 ए में नोटिस कंप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं होगी। मतलब कि किसी भी एक्यूज्ड को जिसके खिलाफ एलिगेशन है वो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये स्पेसिफिकली यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है। तो इस तरह से सेक्शन 498 की मिसयूज़ को रोका जा सकता है। पहला तरीका यही है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि दूसरा तरीका क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में बोला। बेसिकली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया कि जब भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ 498 का एफआईआर रजिस्टर होता है और उसके खिलाफ केस चलता है, और अगर वह व्यक्ति उस केस को या उस एफआईआर को हाई कोर्ट में अप्रोच करता है सेक्शन 482 में क्वैश करवाने के लिए, तो यहाँ पर हाई कोर्ट को भी बहुत ही सूझबूझ से काम करना है। मतलब कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी डायरेक्शन दे रहा है कि अगर 482 में उस प्रोसीडिंग को या उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए कोई भी एक्यूज्ड अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि उस केस में जो एफआईआर रजिस्टर है उसको या उस केस के चार्जशीट को देखकर पहले ये समझने की कोशिश करें कि क्या प्राइमा फेसाई केस बन रहा है या नहीं। अगर प्राइमा फेसाई केस नहीं बन रहा है तो इस सिचुएशन में हाई कोर्ट को उस केस को क्वैश कर देना चाहिए और उस एफआईआर को भी क्वैश कर देना चाहिए। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि अगर एलिगेशन झूठा है और कोई केस नहीं बन रहा है तो उस केस को क्वैश कर दिया जा सकता है। तो ये है दूसरा तरीका सेक्शन 498 के मिसयूज़ को रोकने के लिए। ये दूसरा तरीका था। अब समझते हैं कि तीसरा तरीका क्या सुप्रीम कोर्ट ने बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर केस में, जिसका नाम है अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर, इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से चिंता जाहिर की कि जब भारतीय न्याय संहिता बन रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसको ड्राफ्ट कर रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन था, ये मौका था कि वो 498A में कुछ चेंजेस कर सकती थी और चेंजेस करने के बाद भारतीय न्याय संहिता में इसको रखा जाना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ने भारतीय न्याय संहिता में 2 सेक्शंस अलग-अलग बनाए। सेक्शन 85 में डिफाइन किया कि डाउरी केस में कितना पनिशमेंट मिलेगा और सेक्शन 86 में बेसिकली डिफाइन किया है कि क्रुएलिटी कौन-कौन सी चीज़ों को हम मानेंगे। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया और अगर चेंज नहीं हुआ है तो ज़ाहिर-सी बात है फ्यूचर में भी इन दोनों सेक्शंस का मिसयूज़ होना लाज़मी है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर दोबारा से चिंतित दिखा कि भाई सेक्शन 498A का जहाँ मिसयूज़ हो रहा था, 1 जुलाई 2024 के बाद दोबारा सेक्शन 85 और 86 का मिसयूज़ होगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से दोबारा अपील की है कि जो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 85 है और 86 है, इसको दोबारा से रिकंसीडर करना चाहिए और इसमें अगर कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो उसको करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 गाइडलाइंस दी, जिसके माध्यम से सेक्शन 498A के मिसयूज़ को रोका जा सकता है। सो आई होप आपको बेसिकली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।